आज चलते हैं समय में करीब 5000 साल पीछे और पर्दा उठाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के एक छोटे से लेकिन बहुत ही गहरे रहस्य से, जिसका नाम है हड़प्पा की मोहरें। तो आज हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले कि ये एक प्राचीन रहस्य क्यों है, फिर ये मोहरें आखिर थी क्या, इनका मकसद क्या था, इन पर जो लिखा है उस रहस्यमयी लिपि के बारे में भी बात करेंगे, और हाँ, आखिर में ये समझेंगे कि ये इतनी जरूरी क्यों है। ये कोई मामूली कलाकृति नहीं है, समझिए, ये एक 5000 साल पुराना हस्ताक्षर है, एक ऐसी पहचान जिसने वक्त के हजारों सालों को झेला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये हस्ताक्षर था किस चीज का, किस पर किया जा रहा था, ये किसका अधिकार था, किसकी पहचान थी या किसका संदेश था। तो चलिए अब इस विषय में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। ये एक ऐसा प्राचीन सिंधु रहस्य है जो एक महान सभ्यता के इन छोटे छोटे कीमती खजानों में छिपा हुआ है। तो आखिर ये हड़प्पा की मोहर है क्या? देखिए, ये छोटी छोटी बड़ी ही बारीक से बनाई गई चीजें हैं, आमतौर पर चौकोर आकार की। इन पर जानवरों के डिजाइन बने होते थे और एक तरह की लिखावट होती थी। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता की लगभग हर साइट पर मिली हैं। अच्छा, तो अब ये समझते हैं कि ये मोहरें असल में दिखती कैसी थीं, यानी इनका भौतिक स्वरूप कैसा था और किस सामग्री से बनती थीं। चलिए थोड़ा और करीब से देखते हैं। इन्हें ज्यादातर एक बहुत ही नर्म पत्थर से बनाया जाता था, जिसे कहते हैं स्टीएटाइट यानी सेलखड़ी। और ये पत्थर इतना मुलायम होता था कि इस पर कितनी भी बारीकी से नक्काशी करना या कोई डिजाइन बनाना आसान हो जाता था। देखिए, ये मोहरें आमतौर पर चौकोर होती थीं। इनके पीछे एक छेद वाला हिस्सा उभरा हुआ होता था, शायद इसलिए कि इन्हें पहना जा सके या लटकाया जा सके। इन पर जो डिजाइन मिलते हैं उनमें एक सींग वाला जानवर, बैल या बाघ जैसे चित्र बहुत आम थे। कुछ प्रसिद्ध उदाहरणों की बात करें तो पशुपति मोहर और यूनिकॉर्न मोहर का नाम जरूर आता है। और हाँ, हर मोहर पर लिखावट की एक पंक्ति जरूर होती थी। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर इन मोहरों का मकसद क्या था? इनका इस्तेमाल क्यों होता था? क्या ये सिर्फ व्यापार के लिए थी, या किसी का पहचान पत्र थी, या फिर कोई व्यक्तिगत तावीज? तो देखिए, इनका सबसे मुख्य उपयोग जो था वो था व्यापार में। इसे ऐसे समझते हैं, सोचिए, सामान का बंडल बनाया, उस पर गीली मिट्टी का एक टैग लगाया और फिर उस मिट्टी पर मोहर को जोर से दबा दिया। बस ये जो छाप बनती थी, ये आज के कॉर्पोरेट लोगो या टैम्पर प्रूफ सील जैसी थी। एक तरह से गारंटी थी कि सामान कहाँ से आया है और बिल्कुल असली है। तो एक तरफ तो हो गया इसका व्यावसायिक उपयोग, यानी सामान को प्रमाणित करना, व्यापारी की पहचान करना, गुणवत्ता की गारंटी देना। लेकिन दूसरी तरफ इनका व्यक्तिगत उपयोग भी हो सकता था। हो सकता है लोग इन्हें सुरक्षा के लिए तावीज की तरह पहनते हों, या फिर ये उनके व्यक्तिगत पहचान पत्र की तरह काम करती हों, कौन जाने। अब आते हैं इन मोहरों के सबसे रहस्यमयी पहलू पर, वो लिखावट जिसे आज तक कोई भी समझ नहीं पाया है। ये है सिंधु घाटी की खामोश जुबान। हर मोहर पर इस तरह के प्रतीकों की एक पंक्ति मिलती है। ये एक बहुत ही जटिल लेखन प्रणाली है, और सोचिए, इसके अंदर उस पूरी सभ्यता के न जाने कितने राज छिपे हैं। अगर इसे पढ़ा जा सकता तो शायद हमें उनके नाम पता चलते, उनके शहरों के बारे में, या शायद उनके देवी देवताओं के बारे में भी कुछ पता चलता। लेकिन इतनी सारी कोशिशों के बाद भी ये लिपि आज तक अनसुलझी है। इसे कोई नहीं पढ़ पाया है। ये आराम से इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। तो सवाल ये है कि आखिर इन छोटी छोटी चीजों का इतना महत्व क्यों है। चलिए देखते हैं कि नन्ही कलाकृतियों की जो विरासत है वो कितनी विशाल है। अब तक पुरातत्वविदों को 4000 से भी ज्यादा मोहरें मिल चुकी हैं। सोचकर देखिए, 4000 से ज्यादा। ये संख्या ही अपने आप में बताती है कि ये हड़प्पा समाज के लिए कितनी आम और कितनी जरूरी रही होंगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? ये मोहरें हमें क्या बताती हैं? पहली चीज, ये एक जटिल व्यापार नेटवर्क का सबूत हैं। दूसरी, इनके जरिए उनकी धार्मिक मान्यताओं और प्रतीकों के बारे में एक अंतर्दृष्टि मिलती है। तीसरी, उनकी कला और शिल्प कौशल की एक झलक दिखाती हैं। और इन सबसे बढ़कर ये एक ऐसी भाषाई पहेली हैं जो बस अपने सुलझने का इंतजार कर रही है। और आखिर में बस एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं छोड़ते हैं कि अगर ये मोहरें बोल पाती तो ये क्या कहानियां सुनाती, उन व्यापारियों की,
उन कारीगरों की, उस पूरी खोई हुई दुनिया की।